नमस्कार, मैं हूं राशिद। आप देख रहे हैं बीच बहस में 5 के सवाल। इस खास शो में हम आपको रूबरू कराते हैं उन 5 अहम सवालों से जो आज देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बने हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको सीधी सपाट खबरें दे नहीं सकती। हर सवाल का जवाब जानने के लिए अगले आधे घंटे जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं आज के 5 सवालों के साथ। पहला सवाल, मेरठ में मासूम की लाश का तमाशा क्यों बन रहा है? क्या आज तक कोई मरकर जिंदा हो सका है? दूसरा सवाल, एशिया के सबसे सुरक्षित जेल खून से लाल क्यों हो गई? बुधवार को तिहाड़ जेल में 2 कैदियों की हत्या हो गई। तीसरा सवाल, बच्चों के दिमाग में जहर क्यों भर रहे हैं आजम खान? आजम का ताजा कारनामा सुनकर आप चौंक जाएंगे। चौथा सवाल यह है कि पीएम मोदी ने क्यों कहा लालू के अंदर शैतान घुस गया? पांचवां और आखिरी सवाल, लालू ने पीएम मोदी को दलित विरोधी क्यों कहा? बिहार के सियासी रण में जबरदस्त वार पलटवार चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरठ की खबर से उठ रहा है, जहां मर चुके एक मासूम को जिंदा करने के नाम पर अंधविश्वास का खुला खेल चल रहा है। एक कथित बाबा के चक्कर में पड़कर बच्चे के मां बाप उसकी लाश को घर पर रखकर झाड़ फूंक में जुटे हैं और राह तक रहे हैं एक ऐसे चमत्कार की जिसके बारे में कभी किसी ने न देखा, न सुना और न ही जाना। मेरठ में मासूम की लाश का तमाशा क्यों बन रहा है? क्या मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा मासूम? कब तक चलता रहेगा अंधविश्वास का खेल? ये तस्वीर 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सबसे स्याह तस्वीर है। नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ ये मासूम दुनिया छोड़ चुका है। उसकी लाश को चारों तरफ से घेर कर बैठे लोग और लाश के ठीक बगल में जीभ निकाल कर बैठा ये शख्स। ये तमाशा उस बात के लिए है जो न कभी हुई न होगी। जी हाँ, ये ड्रामा मर चुके बच्चे को जिंदा करने के नाम पर चल रहा है। मेरठ के रहने वाले 6 साल के हर्षित की डेंगू से मौत हो गई थी। घर वाले जब बच्चे को दफनाने पहुंचे तभी संजय नाम के एक कथित बाबा ने इस बच्चे को जिंदा कर देने का दावा किया। संजय के मुताबिक बच्चे की उम्र अभी बाकी है और वो देवी की कृपा से बच्चे को वापस ला सकता है। लोगों ने बताया कि मां की सवारी आई और वो 72 घंटे का समय दे गई है कि 72 घंटे में प्राण वापस आ जाएंगे। आप जो है मेरी जैसे नवरात्रों में जोत जलाते हैं इसी तरह से मेरी जोत जलाए। अगर भजन कीर्तन नहीं आता है तो जय माता के नारे लगाए। आंसुओं में डूबे हर्षित के घर वाले इस कथित बाबा की बातों में आ गए और शव को घर पर ले आए। इसके बाद झाड़ फूंक के नाम पर जो तमाशा शुरू हुआ वो अब तक जारी है। घर के आसपास लोगों की भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है। बच्चा जैसा कल सुबह था, जैसा शाम था, वही प्रकरण ऐसा ही है। बच्चा ऐठन नहीं है, बच्चे के अंदर कोई ऐठनपन या कोई नीलापन या बच्चे में कहते हैं स्मेलपन, ऐसा कुछ नहीं। 30 घंटे होने वाली बच्चा बिल्कुल ऐसी की ऐसी है जैसे बच्चा जो बोलता है कोमा में है, इस तरह बच्चे की हालत। इस कथित बाबा का दावा है कि वो 72 घंटों के अंदर हर्षित को जिंदा कर देगा। संतान के प्यार में मजबूर माँ बाप दिन रात भजन कीर्तन और पूजा पाठ करके उस चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं हुआ। रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। और चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। राजधानी की तिहाड़ जेल की सुरक्षा में एक बार फिर बहुत गहरा दाग लगा है। बुधवार दोपहर तिहाड़ स्टाफ और सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी में एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और इस खूनी झड़प में 2 कैदियों की जान चली गई। हालांकि मृतकों के परिजन गैंगवार की थ्योरी पर ही सवाल उठा रहे हैं। एशिया की सबसे सुरक्षित जेल खून से लाल क्यों हुई? तिहाड़ जेल में गैंगवार का सच क्या है? सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी में 2 कैदियों की हत्या कैसे हुई? रोने पीटने और चीख पुकार का यह मंजर दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर का है। सबसे सुरक्षित कही जाने वाली इस जेल में बुधवार दोपहर 2 कैदियों की हत्या कर दी गई। हाई रिस्क सेल में बंद ईश्वर और शादाब को जेल डिस्पेंसरी से वापस लाया जा रहा था। इसी दौरान अनिल और वासु नाम के कैदियों ने इन पर नुकीले हथियारों से और ईंटों से हमला कर दिया। दोनों ओर से हुई जबरदस्त झड़प में ईश्वर और अनिल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बीच बचाव की कोशिश में तिहाड़ स्टाफ के 8 लोग और 4 कैदी भी जख्मी हो गए।
ईश्वर है वो उनके पास आता है तो उसके वो तेज हथियार से वो हमला कर देते हैं। हालांकि ईश्वर के साथ सिक्योरिटी भी मौजूद थी, सिक्योरिटी ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उस बीच उनके बीच में काफी जो है हथियार चल चुके थे, जिसके बाद उनको घायल अवस्था के अंदर डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीडीओ में इलाज के दौरान जो है ईश्वर और अनिल की मौत हो गई। मृतक ईश्वर ने अपने वकील के जरिए तिहाड़ प्रशासन से पहले ही अपनी जान को खतरा बताया था। उसने जेल बदले जाने की मांग भी की थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके फैमिली वालों ने मुझे फोन भी किया था कि भी ऐसे ऐसे मेरे तिहाड़ वार्ड नंबर 1 में मेरे साथ कुछ आपसी रंजिश के कारण मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। इसमें जो है हमने कंप्लेंट भी दी थी। 29 तारीख को हमने ये जेल सुपरिटेंडेंट को हमने दी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो टोटली नेग्लिजेंस है पार्ट ऑफ द जेलर। न जेल ट्रांसफर की गई ना जेल ट्रांसफर की गई। उधर मृतक अनिल के भाई ने तिहाड़ के अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि गैंगवार के नाम पर अधिकारियों ने उसके भाई से अपनी दुश्मनी निकाली है। हमें अभी पता लगा है कि अंदर इन्होंने गैंगवार दिखा के, एक पुलिस वाला था जिसने मेरे भाई को पहले पीटा था, उसके बाद में पत्थरों से डंडों में पत्थर बांध के उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। कहा जा रहा है कि ईश्वर के हमलावरों का ताल्लुक नीरज बवाना गिरोह से है। बीते 25 अगस्त को भी तिहाड़ की जेल वैन में फायरिंग करके 2 कैदियों की हत्या कर दी गई थी। लगातार ऐसी वारदातों से तिहाड़ की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन तिहाड़ प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान दादरी की अफसोसजनक घटना पर जमकर राजनीति खेल चुके हैं, लेकिन लगता है अभी भी उनका मन नहीं भरा है, इसलिए वो बच्चों को भी अपनी सियासत में घसीटने लगे हैं। बच्चों के दिमाग में जहर क्यों भर रहे हैं आजम खान? बच्चों के कार्यक्रम को आजम ने सियासी मंच क्यों बनाया? नफरत के सियासत में स्कूली बच्चों को क्यों घसीट रहे हैं आजम? तक का मंसूबा क्या था? आजम खान के ये बोल नए नहीं है। मौके बेमौके वो अपनी जहरीली जुबान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार तो आजम ने हद ही कर दी। जरा मौका देखिए, आजम कहाँ खड़े हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों का सम्मान समारोह है। अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सीएम अखिलेश यादव अपने हाथों से ट्रॉफी दे रहे हैं। सम्मान के बाद जब आजम ने माइक संभाला तो वो भूल गए कि सामने स्कूली बच्चे बैठे हैं या उनका वोट बैंक। हमें खुशी है इस बात की कि मुल्क की वो तमाम जमहूरी ताकतें जो खामोश बैठी थी, एक बेगुनाह की मौत पर सारे लोग जिंदा हो गए हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि दादरी से लेकर दादरी तक का मंसूबा क्या था। दादरी मामले को यूएनओ में ले जाने को लेकर सभी पार्टियों के निशाने पर आए आजम ने इसी मंच से अपनी सफाई में दलीलें भी दे डाली। चाइल्ड लेबर के मामला को लेकर यूएनओ ले जाया गया तो उसको सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला। एक शख्स एक बेगुनाह की मौत पर इसलिए लग रहा है कि लोग जमहूरियत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आजम के इस बेतुकी और बेमौके बयानबाजी पर सभी पार्टियां एतराज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन का चोर है जो उनके चेहरे पर आता है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, यूएनओ जाने की बात कर रहे हैं। अरे ब्राजील तो जाने नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो यूएनओ क्या जाओगे? और यूएनओ जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। ये आजम खान साहब को ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूं आदरणीय आजम खान जी की राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, और राष्ट्रभक्ति का कोई किसी से कम राष्ट्रभक्त हो ये प्रमाण पत्र देने का भी किसी को अधिकार नहीं। उस विषाक्त माहौल में आजम खान साहब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी का वहीं पर मंच पर अखिलेश यादव जी ने प्रतिकार किया, अखिलेश यादव जी को चाहिए या तो आजम खान साहब को मंत्रिमंडल से हटाएं। लेकिन जो मान जाए वो आजम है क्या? उन्हें ना तो अपने देश का आंतरिक मामला यूएनओ में घसीटने से कोई गुरेज है और न ही बच्चों के दिमाग में जहर भरने का कोई अफसोस। विजय मिश्रा, लखनऊ, इंडिया न्यूज। बिहार के चुनावी महासमर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर सीधा सीधा हमला बोला। मोदी ने कहा कि लालू के अंदर शैतान घुस गया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि शैतान को आखिर उनका पता मिला कहां से। पीएम मोदी ने क्यों कहा लालू के अंदर शैतान घुस गया है? क्या बीफ वाला बयान देकर फंस गए हैं लालू? वो कह रहे हैं
कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं आया। जहां शैतान को रहने के लिए अच्छी खातिरदारी मिलती है, ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? पीएम मोदी ने मुंगेर की रैली में लालू का नाम शैतान से जोड़ा तो बिहार की चुनावी बयान में बवंडर मच गया। लालू ने ट्वीट किया, पीएम मोदी को चैलेंज करता हूं कि वो मेरा शैतान वाला बयान दिखाएं, वरना सार्वजनिक रूप से सभी बिहारियों को शैतान कहने के लिए तुरंत माफी मांगे। लालू के ट्वीट का सच सुनिए। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है, जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई? ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। गाय हमारी पूंजी है, धरोहर है, कहाँ जाके बात बोलो? शैतान और इस तरह की बात शब्दावली वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके दिल में कहीं न कहीं उस तरह की भावना होती है। बिहार में खूबसूरत इंसान बसते हैं और उस खूबसूरत इंसानों की पूरी आबादी गोलबंद है। बड़े भाई को घिरता देखकर नीतीश कुमार की नीली चिड़िया भी चहचहाई। नीतीश ने ट्वीट किया, पहले हमारे डीएनए को गड़बड़ बताया, फिर बिहार को बीमारू और बिहार के लोगों को दुर्भाग्यशाली। अब महागठबंधन और लालू जी के लिए शैतान शब्द का प्रयोग, ये मोदी जी की मानसिकता, हताशा और बिहार के लोगों के लिए उनकी सोच को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने दलित कार्ड खेलते हुए बीजेपी को न सिर्फ दलितों का दुश्मन बताया, बल्कि यहां तक कह दिया कि मोदी को हटाकर अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या पीएम मोदी दलित विरोधी हैं? क्या आरएसएस नफरत की फैक्ट्री है? क्या मोदी को हटाकर अमित शाह बनना चाहते हैं पीएम? एक तीर से तीन शिकार करने के लिए लालू यादव आज मीडिया के सामने हाजिर हुए। सिर्फ दलित पिछड़ों को मानसिक, आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने जैसे एजेंडे पर काम करते हैं। बीजेपी और आरएसएस पर हमले के लिए आज लालू यादव पूरी तैयारी करके आए थे। वो पीएम मोदी की लिखे किताब लेकर आए थे, जिसमें दलितों के लिए पीएम ने लिखा है कि मैला ढोने का काम दलित अपनी मर्जी से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी के बयान और निश्चय को कि आरक्षण खत्म, पिछड़ा दलित का आरक्षण खत्म किया जाए, उस पर कायम है। इसकी निंदा करें और नहीं तो मोहन भागवत को बाहर करें। लालू यादव दलित कार्ड खेलने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिहार में इस बार एनडीए का ही परचम लहराएगा। क्योंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आरजेडी और जेडीयू को सिंगल डिजिट में ही रखना है। वो लोग डबल डिजिट में भी पहुंचने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है।